अनुभाव संचारणे तत्र विभावनम रत्यादेर विशेषणास्वादंकुरण योग्यता नयनम। यही है ना। कहा कि यहाँ विभावादि पद से क्या होता है? अनुभाव संचारणे, अनुभावन और संचरण को लेना है। आदि आदि माने विभाव से आदि शब्दाद अनुभाव संचारणे। आदि शब्द से क्या लेना है? विभावन आदि शब्द से अनुभावन और संचरण शब्द को लेना चाहिए। तत्र विभावनम कहा कि क्या नाम से? ये बताइए कि विभाव किसको कहते हैं, विभावन क्या है? कहा कि रत्यादेर विशेषास्वादांकरण योग्यता नयनम। यही है ना। तो कहा कि रति आदि भावों को आस्वाद के अंकुरण, अंकुर मतलब अंकुर ले रहा है। अंकुरण माने सूक्ष्म रूप से, ठीक है, उत्पत्ति के योग्य बनाना। उत्पत्ति के योग्य बनाने को क्या कहते हैं? विभाव। उसको क्या कहते हैं? विभाव। मतलब रति आदि भावों को आस्वाद के योग्य माने अंकुरण, अर्थात सूक्ष्म रूप से। अंकुरण माने सूक्ष्म रूप से, ठीक है, उत्पत्ति के योग्य बनाने को विभावन कहते हैं। ठीक। उसके बाद अनुभावम एवं भूतस्य रत्यादे समनंतरम एव रसादि रूपतया भावनम। ठीक है। कहा कि इसके बाद रत्यादि रस को अच्छी तरह से, समनंतरम एव, अच्छी तरह से रस को प्रतिपादन करने को, रसादि समनंतरम एव भावनम, प्रत्यादि रस को आदि रूप से अच्छी तरह प्रतिपादन करने को अनुभावन कहते हैं। अनुभावन माने कार्य। और संचरण क्या है? तथा भूतस्य सत्यस्य सम्यक सारणम। विभाव अनुभाव क्या है? कहा कि रत्यादि रूप को अच्छी तरह से, चारण माने परिपोषण, परिपुष्ट होने को संचारी भाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो कहने का मतलब यह था, विभाव जैसे होता किसी चीज़ का कारण होता है, अनुभाव क्या है? कारण के बाद जो कार्य रूप में परिणत होता है वो अनुभाव है। और कार्य को जो पुष्ट करता है उसको संचारी भाव कहते हैं। तो ये तीन व्यापार होते हैं। तो वही कह रहा कि विभावादि नाम यथासंख्यम कारण कार्य सहकारित्वे कथम त्रयाणाम रसोदबोधे कारणत्वम इत्युच्यते। यही ना। विभाव अनुभाव और संचारी भावों के यथाक्रम, यथासंख्यम, यथासंख्यम माने यथाक्रम से विभाव माने कारण, अनुभाव माने कार्य और संचारी भाव माने उसकी सहकारिता होने पर भी कथम त्रयाणाम रसोद्बोधे कारणत्वम इच्यते। रस की अनुभूति में इन तीनों की कैसे कारणता होती है? समझ रहे हो नहीं? जैसे मधुमक्खी देखा है, मधुमक्खी देखा है कि पुष्पों के, तरह तरह के पुष्पों के पास जा कर के वो रस का आस्वादन करती है। अब वो जो रस लेती है ला करके मधु जहाँ मधुमक्खी लगाती उस रस को वहाँ डालती है। और जब मधु पूरा हो जाता है तो उस मधु के आस्वाद में सबका रस का योगदान होता है ना। लेकिन आप ये बता सकते हो कि कौन सी रस का कौन सा इसमें रस है? नहीं बता सकते। वैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव अलग अलग कारणता होने पर जब वो तीनों पुष्ट हो जाते हैं तो उनकी जो कारणता है वो समष्टि रूप से रस की अनुभूति में यही पूछ रहा कि तीनों की कैसे कारणता हो, कैसे समझोगे कि विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान है कार्य कारण संचारी रूपा अपचिह लोकतः रसोद्बोधे विभावाद्या कारणान्यव ते बता। रस की अनुभूति में अनुभाव माने कार्य है,
और कारण विभाव, संचारी, सहकारी भाव, ये तीनों लोक के क्रम के अनुसार, ठीक है, ये तो नाटक में होते हैं। अब लोक में क्या होता है? कारण, कार्य, सहकारी कारण। ये रसोद्बोधे विभावाद्या कारणान्य होते मताः। कहा कि ये जो है वस्तुतः समष्टि रूप से ही ये कारण माने जाते हैं रस के बोध में। लोक में, संसार में ये कार्य, कारण, सहकारी भाव ये माने गए हैं और वस्तुतः ये समष्टि रूप से माने सभी मिल करके ये कारण माने गए हैं, अलग अलग कारण नहीं माने जाते, ऐसा वो कह रहे हैं। तब दूसरा प्रश्न होता है ननु कथम तर्हि रसास्वादे तेषाम एकः प्रतिभासित्युच्यते। तब कैसे रस के आस्वाद में उन तीनों का एक रस के रूप में परिणाम होता है? जब तीनों अलग अलग कारण हैं तब तीनों का समष्टि रूप से एक रस में कैसे उनका परिणाम होता है? तब कह रहा प्रतीयमाना प्रथमम प्रत्येकम हेतु रुच्यते। पहले प्रतीत होने वाले विभाव आदि जो क्या नाम से प्रत्येक हेतु कहे जाते हैं तो उनको तब वह समभाव से विभाव कहे जाते हैं। तथा सम्मिलित सर्वोपि विभाव आदि सचेतसाम, विभाव आदि सम्मिलित होकर के प्रपाणक रसन्याय चर्व्यमाणो रस भवेत्। हमने एक दिन बताया था आपको, वो सम्मिलित होकर के, मिल करके, जैसे खांड है, मिर्च है, केला है, कदली, दही है, लौंग है, मिश्राम्बू है, सब मिला करके उसका जो शरबत बनाया जाता है उसका एक विलक्षण स्वाद होता है। लेकिन हर स्वाद का अपना अपना महत्व है। दही का अलग स्वाद है, मिर्च का अलग स्वाद है, मिश्राम्बू का अलग स्वाद है, लेकिन सारे चीज़ों को मिला करके एक अपूर्व स्वाद बनता है। वैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये मिल करके एक अपूर्व रस के बोध में एक अपूर्व रस का आस्वाद सहृदयों को होता है। उसी तरह से प्रपाणक रस के समान सहृदयों को आस्वाद्यमान होकर के वो क्या नाम रस के रूप में आस्वाद का विषय बनता है। रस आस्वाद का विषय कैसे बनता है? प्रपाणक रस जैसे होता है, खांड, मिर्च, मिश्राम्बू सब मिल करके एक अपूर्व शरबत का निर्माण होता, वैसे सब मिल करके एक आस्वाद्यमान रस का क्या नाम से आस्वाद्यमान रसमय हो जाते हैं। अब कहा कि क्या है भैया ये सब? प्रापाणक रस क्या है? मिश्री देखी हो ना, मिश्री खाई होगी नहीं? मरीच वो भी खाई हो। ननु यदि विभावानुभाव व्यभिचार फिर मिलितैवरेव रसस तत्कथम तेषाम एकस्य द्वयोर्वा सद्भावे पीच स्यादित्येव। ठीक है, वही प्रपाणक रसे संजायते विभावादि सम्मिलनादि हा भी तथेति, वो तो हो गया। काग जैसे मिश्री, मिर्च पदार्थों के मिलाने से शरबत बनता है, सब मिल करके शरबत बनाया जाता है, नींबू भी डाल दिया जाता है। पदार्थ वो भिन्न होने पर भी लेकिन अपूर्व स्वाद पैदा करता है। क्या करता है? अपूर्व स्वाद पैदा करता है। उसी तरह विभाव आदि के मिलने से यहाँ पर भी विभाव आदि की विलक्षण रस, विभाव आदि के सम्मेलन से विलक्षण रस की प्रतीति होती है। अब दूसरी आशंका है कि जब सम्मिलित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से क्या नाम से रस की प्रतीति होती है, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिल करके रस की प्रतीति कराते हैं तो उनमें विभाव एक अथवा विभाव अथवा अनुभाव मिल करके दो भावों के रहने पर भी कैसे रस की प्रतीति होगी? तो कहा कि या एक रस के मिलने पर, वही करा के ननु यदि विभाव अनुभाव व्यभिचार फिर मिलितैरेव, ये मिल करके रस की प्रतीति कराते हैं। तत्कथम तेषाम एकस्य द्वयोर्वा सद्भावे भी स्यादित्येव। तो विभाव के केवल एक रहने पर रस की प्रतीति होती है अथवा विभाव अनुभाव के मिलने पर रस की प्रतीति होती है, तो ये कैसे होती है? तीनों मिल करके आप कह रहे हो, तो एक से रस की प्रतीति कैसे होगी? विभाव अनुभाव से मिल करके कैसे रस की प्रतीति होगी? तो नहीं होनी चाहिए। कहा ऐसी बात नहीं। पढ़ो।
कहा कि देखिए, सद्भावश्चेद विभावादेर द्वयोरेकस्य वा भवेत्, है विभाव आदि के एक होने पर, अथवा द्वयोरेकस्य वा भवेत्, अथवा दो के होने पर, झटित्यन्य समाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते। झट से अनुक्त अन्य का आक्षेप होने में कोई दोष नहीं है। मान लीजिए विभाव अनुभाव है, संचारी भाव नहीं है, तो संचारी भाव का आक्षेप कर लेंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पास कोई, मान लीजिए घर में कोई प्रयोजन हुआ, तो सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ, टेंट है, बर्तन है, कढ़ाई नहीं है, तो कढ़ाई अगर बगल वाले के यहाँ तो ले लोगी ना, काम हो जाएगा। मांगते नहीं है कि कढ़ाई दे दीजिए, हमारे यहाँ प्रयोजन है पूड़ी काढ़ने के लिए। पूड़ी कभी खाए हो? नहीं ना, नहीं, कहाँ का समाक्षेप करके तो अन्य अनुक्त जो रहता है उसका अन्य का आक्षेप कर लिया जाता है। तो आक्षेप से प्रकरण आदि से कैसे होता है, प्रकरण के आधार पर हम बता सकते हैं। कहा अन्य अच्छा, कहा दीर्घाक्षम सरदिन्दु कांति वदनम बाहु नतावंशयो हो, संक्षिप्तम निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमिष्टे इव मध्या पाणिमितो नितंबी जघनम पादौ उदग्रांगुली छंदो नर्तयितुर यथैव मनसा शिष्टम यथास्या बपुः। ये देखिए, मालविकाग्नि मित्रम से ये नृत्य का जब आरंभ होता है तो अग्निमित्र जो है, मालविका जो नायिका है, उसके रूप का वर्णन कर रहा है कि मालविका जो नायिका है वो कैसी है। जैसे कोई नृत्यांगना होती है तो उसकी शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए। तो बहुत शरीर अगर सुडौल होगी, बहुत मोटी और बहुत वैसा होगा, स्थूल का होगा, तो कैसे वो नृत्य कर पाएगी। तो उसने एक ये बता रहा है कि जैसे नृत्य के लिए अनुकूल शरीर होनी चाहिए, वैसे हूबहू मालविका के शरीर है, उसका वर्णन कर रहा है। समझा तो है कि नहीं? अच्छा अच्छा, कहा कैसी है वो दीर्घाक्षम, उसके जो है उसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पता लगे कुच्ची जैसी आँख हो, हाथी की तरह आँख हो। हाथी देखा है? आँख कैसी होती है? हैं? अच्छा, देखी हो? हाथी का आँख बड़ी होती कि छोटी? हाथी की देखी है? देखा, इसमें ज्ञान है इनको। हाथी की आँख कैसे होती है रामलली? मालविका नाटक में नृत्य के आरंभ में राजा अग्निमित्र के द्वारा मालविका के रूप का वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में श्लोक है। मालविका का मुखमंडल कैसा है? कहा दीर्घ नेत्रों वाला है, दीर्घाक्षम बदनम कीदृशम, दीर्घाक्षम, उसका मुखमंडल कैसा है? दीर्घ नेत्रों वाला है। और कैसी है? कहा सरदिन्दु कांति, कहा शरत ऋतु के चंद्र के समान कांति से, शोभा से युक्त है वो। कौन? शरत ऋतु की जो चंद्रमा की जैसी कांति होती, वैसे मालविका का रूप है। नतावंशयो, अंश माने होता है कंधा, अंश माने नत माने झुका हुआ। दोनों बाहों और कंधे थोड़ा सा झुके हुए। जो नृत्यांगनाएं होती उनका ऐसे होता है। वो कैसी है? दोनों बाहुएं और एक कंधे का जो ये भाग है थोड़ा झुका हुआ, हल्का, ये ना है कि ऐसे भावा, थोड़ा सा थोड़ा झुका हुआ है। संक्षिप्तम निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमिष्टे इव, यही है ना? है? और स्तन का जो स्थल है संक्षिप्त, घन और उन्नत स्तनों से युक्त है। निबिड माने होता है क्या? घना। निबिड माने घना। तो संक्षिप्त
वक्षस्थल संक्षिप्त घन और उन्नत स्तनों से युक्त है। अब पार्श्व माने होता है पार्श्वे प्रमिष्टे इव। पार्श्व माने होता बाहु का जो मूल का अधोभाग, बाहु के मूल का जो अधोभाग है वो परिमार्जित के समान है। प्रमिष्ट माने परमार्जिते इव, परमार्जित इव माने समान, परमार्जित के समान है। अब मध्या पाणिमितो नितंब जघनम पादा उदग्रांगुली। कमर, मध्य भाग क्या है? कमर। वो क्या है? पाणिमितो, कमर पतली। कमर कैसी है? कमर बहुत मोटी हो तब वो डांस में नहीं ठीक है ना। पतली कमर, उसकी कमर कैसी है? पतली है। नितंब जघनम पादा उदग्रांग, अब विपुल नितंब से युक्त है। जघनस्थल और नितंब ये दोनों विपुल हैं। और पादा उदग्रांगुली, पाद के जो अग्रभाग है माने उंगली, चरण की ऊंची अंगुलियों से युक्त सुंदर सुंदर अंगुलियां हैं। छंदो नर्तयितुर यथैव मनसा सृष्टम तथास्या बपुः। नृत्य शिक्षक जो उसका गणदास है, जो उसका कोच है सिखाने वाला डांस, वो गणदास है। तो गणदास के मन की इच्छा के अनुसार ही क्या नाम से मालविका का यह शरीर की रचना हुई है। अस्याह बपुः, अस्याह नायिकायाः कीदृशः बपुः। बपुः मनसा सृष्टम, जैसा मन में वो सोच रहा वैसी इसकी सृष्टि की रचना की गई है। किसकी? नर्तयितुः, जो ये नृत्यांगना है, नृत्य शिक्षक गणदास के मन की जो इच्छा है उस तरह से मालविका की ये रचना हुई है। इस पद्य में मालविका के अभिलाषा करने वाला जो अग्निमित्र राजा है, वो केवल आलंबन विभाव अर्थात मालविका का वर्णन किया है इसमें वही अत्र मालविकाम अभिलषितो। यहाँ इस प्रसंग में मालविका की अभिलाषा करने वाला जो अग्निमित्र राजा है उसको चाहता है। मालविका रूप विभावम, मालविका को देख करके ही ना उसके मन में बात आ रही है, तो मालविका उसके लिए कारण है, विभाव है। तो मालिका रूप विभाव मात्र वर्णने भी, मालविका के रूप मात्र का विभाव का वर्णन होने के कारण, समझ रहे हो कि नहीं, वर्णन किया गया है। उसमें जो है संचारिणाम औत्सुक्यादीनाम अनुभावानांच, उत्सुकता, उसके प्रति उत्सुकता है। और संचारी भाव नयन विस्फार आदि नाम, नयन विस्फार आदि अनुभाव जो हैं औचित्यादावाक्षेप, औचित्य से आक्षेप करने पर रस की प्रतीति हो रही है। एवं अन्य आक्षेपे पूह्यम, इसी प्रकार अन्य विभाव आदि के आक्षेप से भी रस की प्रतीति का ऊह माने ज्ञान कर लेना चाहिए। ऐसे हर जगहों पर आपको आक्षेप कर लेना चाहिए। यहाँ विभाव मात्र का वो है, उसको जब नाचती है तो इधर उधर आँख देख करती है, नयन विस्फार, उसके प्रति उत्सुकता है देखने की। तो ये सब जो वर्णन किए गए हैं इनका आक्षेप से वर्णन कर लिया जाएगा। क्योंकि जब डांस करती है तो इधर उधर देखते भी तो हैं, आंखें इधर दिखाती है उधर दिखाती है, नयन विस्फारण और उसके प्रति देखने के लिए उत्सुकता, ये सब संचारी भाव जो इत्यादि कहे गए हैं, ये क्या नाम से इनका आक्षेप करके वो किया गया। यहाँ विभाव का वर्णन किया गया है, इनका आक्षेप के द्वारा ज्ञान हो जाता है, इसलिए रस प्रतीति होती है। समझ रहे हो नहीं? विभाव एक का विभाव का उदाहरण है। ऐसा पूछा जाए कि विभाव जहाँ पर हो अनुभाव और संचारी भाव न हो वहाँ कैसे रस की प्रतीति होगी, तो इसके लिए ये उदाहरण है। विभाव मालविका का वर्णन है, उत्सुकता, नयन विस्फार इत्यादि जो संचारी भाव और ये अनुभाव का वर्णन इसमें है, इसलिए आक्षेप से इनका बोध हो जाता है, इसलिए रस प्रतीति हो जाती है। विभाव मात्र एक का वर्णन होने पर भी ये उसका उदाहरण है।
इसको याद कर लेना बेटा, वो ये अच्छा है, कल इसको सुनाना खिलाड़ी लाल।